नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हम सबको ये पता चलता है कि गुरु गुरु से दी गई शिक्षा हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। हम इस बात का अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते कि शिक्षा, ज्ञान हमें कहाँ से, किस तरह से और कितना प्राप्त हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जिस गांव में ये पीपल का पेड़ सदियों से था। कहने के लिए वहाँ के लोग ये कहा करते थे कि ये पीपल का पेड़ उनके दादा, उनके परदादा के समय से है। वैसे तो पीपल के पौधे की, पेड़ की आयु बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सबके बोलने के मुताबिक उस पीपल के पेड़ की आयु कुछ नहीं भी तो शायद 100 साल से ज़्यादा की ही होगी। ये बात लोगों को अच्छी तरह से पता थी। लोगों ने कई बार ये सोचा भी कि उस पीपल के पेड़ पर पूजा की जाए और उस पीपल के पेड़ पर भगवान का वास हो जाए, लेकिन वहाँ पर हमेशा से उनके बुजुर्गों और उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक भगवान का नहीं, शायद किसी और का वास था। इसी वजह से लोग हमेशा उस पेड़ से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि वो पेड़ गांव के बाहर था। इस वजह से उस पेड़ से दूर रहकर वहां से आना जाना लोगों के लिए आसान होता था। लोगों का ये भी मानना था कि वहां उस पेड़ के पास आज तक जितने लोग गए हैं या फिर वहां से गुजरने की कोशिश की है, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। गायब कहाँ, कैसे, ये किसी को भी नहीं पता था। इस वजह से सबके मन में एक अनजाना डर भर चुका था। लोग धीरे धीरे अब उस पेड़ से इतना ज़्यादा डर चुके थे, जिसके वजह से ये भी बताया गया कि वो गांव तक थोड़ा बहुत जिधर पेड़ की तरफ विकसित भी था, उन घरों को भी तोड़कर नए घर दूसरी दिशा में बना दिए गए, ताकि उस पेड़ की छाया तक किसी के रास्ते में, किसी के घरों पर कभी ना पड़ सके। लोगों के मन में उस पेड़ को लेकर इतना ज़्यादा डर था कि अंधेरा होना तो क्या, वो अब दिन में भी उस पेड़ की तरफ से आना जाना किसी भी हालत में नहीं करते थे। आज सालों बाद उस गांव के मुखिया का बेटा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर लौटा था। क्योंकि वो शहर से अपनी पढ़ाई लिखाई कर कर आया था, वो काफ़ी मॉडर्न ख्यालात का था। वो ना तो भगवान में मानता था और ना ही शैतान में। उसके हिसाब से वो उस गांव का सबसे ज़्यादा समझदार, चतुर, चालाक और बुद्धिमान लड़का था। सच्चाई थी ये, क्योंकि उसने आज तक की अपनी जो भी पढ़ाई जितने समय में खत्म की थी, वो समय सीमा काफ़ी कम थी। उसने बहुत जल्दी अपनी सारी पढ़ाई खत्म कर ली थी। उसके अंदर एक खास बात ये थी कि वो कभी भी किसी भी नई चीज़ को पढ़ने, जानने और समझने में कमी नहीं करता था। कहीं से भी ज्ञान मिले, उस ज्ञान को हमेशा प्राप्त करना, लेना और इस्तेमाल करना उसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके इसी गुण के वजह से गांव के सारे लोगों में उसकी चर्चा हमेशा बढ़ चढ़ कर होती थी। वैसे भी वो गांव में अभी तक आया नहीं था, लेकिन उसके आने की खबर बहुत पहले से फैल चुकी थी। लोग बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे।
क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी कि वो अपनी इतनी अच्छी, इतनी उच्च शिक्षा पूरी करके अब जब गांव में आ रहा है तो गांव का विकास अब दूसरे तरीके से संभव हो पाएगा। और कहीं ना कहीं मुखिया का बेटा संजय, उसके भी मन में यही सारी चीजें थी। इस वजह से अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ गांव में लौट आया था। इतने कम समय में उसने अलग अलग तरह की शिक्षाएं प्राप्त की थी। उसने नॉर्मल एजुकेशन तो हासिल की ही थी, उसके साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान उसे बहुत अच्छा था। अब जबकि वो गांव में आ चुका था, कुछ दिन धीरे धीरे ऐसे बीत चुके थे। एक दिन अचानक उसे उस पीपल के पेड़ के बारे में सुनने में आया। जब ये बात उसने सुनी तब उसे यही महसूस हुआ कि ये यहाँ के लोगों का एक वहम है। लोगों को नहीं पता होगा, शायद लोग किसी तरह गुम जाते होंगे या मर जाते होंगे या उनके साथ कोई और चीज होती होगी जिसके बारे में ना पता चलने पर इन लोगों ने उस पीपल के पेड़ को लेकर कोई अफवाह गांव में उड़ा रखी है। जबकि उसके अंदर हर चीज के लिए उत्सुकता होती थी। इस वजह से उसके अंदर इस पीपल के पेड़ के भी बारे में सब कुछ जानने की उत्सुकता अब जाग उठी थी। उसने अपने पिता, अपने गांव के बुजुर्गों से जितनी जानकारी हो सकी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ और सिर्फ यही कहानियां सुनने को मिली। अब उसके अंदर ये बात घर कर चुकी थी कि उसे हर हाल में अब ये जानना ही है कि उस पेड़ का राज क्या है, क्यों लोग वहां से ऐसे अचानक गायब हो जाया करते हैं। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो पेड़ के आसपास भी जाने की कोशिश करेगा तो लोग उसे जाने नहीं देंगे। इसलिए उसने ये तय किया कि वो रात के अंधेरे में बिना किसी को पता चले चुपचाप उस पेड़ के पास जाएगा और जाकर ये जानेगा कि आखिरकार लोगों के गायब होने के पीछे सच्चाई क्या है। ये तय करने के बाद आज रात ही उसे वहां जाना था। उसने वैसा ही किया। वो आज रात उस पेड़ के पास जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था और रात में घर पर सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप उस पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने नजरें उठाकर चारों तरफ उस पेड़ को देखा। क्योंकि काफी पुराना पेड़ होने की वजह से वो पेड़ बहुत घना, ऊंचा और अलग ही दिखाई दे रहा था। वो उस पेड़ को छूकर देखने का सोच रहा था। उसने जैसे ही पेड़ को हाथ लगाया, पेड़ से एक अलग सी आवाज आई और पेड़ ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर तू इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो तेरी मौत निश्चित है। ये आवाज आते ही वो घबराकर इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। उसने चारों तरफ देख लिया लेकिन कहीं कोई भी नहीं था। तब उसने आवाज लगाकर पूछना शुरू किया, कौन है ये? ये किसकी आवाज थी अभी? ये सुनते ही तुरंत उस पेड़ से दोबारा वही आवाज आई, मैं हूं इस पेड़ का ब्रह्म राक्षस। मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, अगर तू उसका जवाब नहीं दे पाया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अब ये सुनते ही उसके मन में उस सवाल को सुनने की उत्सुकता जाग उठी। उससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो राक्षस उसे खाने के लिए कह रहा है। उसे तो अब उसके सवाल को जानना था। इस वजह से उसने उससे तुरंत पलटकर कहा, जी पूछिए, आपका सवाल क्या है? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। इतने में ही
उस पेड़ से एक भयानक ठहाकेदार हंसी गूंज उठी और फिर उस ब्रह्म राक्षस ने अपना सवाल उससे पूछा। जैसे ही उसने अपना सवाल पूछा, वो संजय पूरी तरह से चुप हो गया। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही चुपचाप कुछ सोचते रहा। इतने में दोबारा आवाज आई, जवाब नहीं पता तो बोल, मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। इस पर संजय ने कहा, जवाब मुझे पता है। और संजय ने तुरंत जवाब दे दिया। उसके जवाब देते ही तुरंत उस पेड़ में थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शांति हो गई। वो ब्रह्म राक्षस भी ये सुनकर काफी हैरान था कि उसके इस सवाल का जवाब जो सदियों से कोई नहीं दे पाया, अचानक इसने कैसे दे दिया। और ये जवाब सुनते ही तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर कोई एक अजीब सी आकृति उसके सामने आ चुकी थी। वो आकृति काफी भयानक थी, जिसको देखकर थोड़ी देर के लिए संजय डर गया। लेकिन संजय ने कहा, तो आप ही हैं ब्रह्म राक्षस, जो कि लोगों को शायद खा जाते हैं या गायब कर देते हैं। इस पर उस ब्रह्म राक्षस ने कुछ नहीं कहा। उसने संजय को अपना सवाल पूरा रखने का मौका दिया। संजय ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं और आपको इस सवाल का जवाब क्यों चाहिए था। सारे सवाल को सुनने के बाद उस ब्रह्म राक्षस के चेहरे पर एक अलग सी हंसी आ गई और उसने कहा, आज से मैं तेरा गुरु हूँ। मैं तुझे एक शिक्षा प्रदान करूँगा। वो शिक्षा पूर्ण होने के बाद मैं तुझे सारी बातें बता दूंगा और तेरे सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। संजय कहीं ना कहीं इस बात से बहुत खुश हुआ। संजय ने तुरंत हाथ जोड़कर उस ब्रह्म राक्षस को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, ठीक है, आज से आप मेरे गुरु, और आप बताइए आप मुझे कब से और क्या शिक्षा देना चाहते हैं। मैं अपनी शिक्षा के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, तू यहाँ जब भी आने के लिए वक्त निकाल सकता है, तुझे आना पड़ेगा और कम से कम 3 महीने तक तुझे लगातार मेरे पास ऐसे ही आते रहना पड़ेगा। तब तेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और पूर्ण होने के बाद मैं तुझे बताऊंगा तेरे सारे सवालों के जवाब। और संजय आज उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहां से चुपचाप चला गया। उस ब्रह्म राक्षस की एक शर्त ये भी थी कि जब तक तेरी शिक्षा पूर्ण नहीं होती है, तू किसी भी हालत में किसी को इस बात का पता नहीं चलने देगा। संजय ने खुशी खुशी सारी शर्तें स्वीकार कर ली, क्योंकि संजय वैसे भी ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहता था। और ये तो उसके लिए एक ऐसा मौका था जिसे कोई भी चूकना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस एक ऐसी प्रजाति होती है जो ब्राह्मणों में सबसे ज्ञानी, सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनकी किसी भूल चूक गलती के वजह से उनकी मृत्यु के बाद वो ब्रह्म राक्षस की योनि में आ जाते हैं। और ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण से ज्ञान प्राप्त करना संजय के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगले रात से संजय हर रात वैसे ही छुप छुप कर आता और अपनी शिक्षा प्राप्त करता। धीरे धीरे देखते देखते संजय के 3 महीने निकल चुके थे। वो ब्रह्म राक्षस काफी प्रसन्न था संजय की शिक्षा प्राप्त करने और उसकी चीजों को जल्दी जल्दी सीखने समझने से। देखते ही देखते ये 3 महीने निकल चुके थे और 3 महीने पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थी। आज उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, आज से 2 दिन बाद तेरी शिक्षा पूर्ण होगी और मैं आखिरी दिन तुझे अपना सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दूंगा।
उस ज्ञान के बाद मैं तुझे कुछ बातें बताऊंगा। वो बातें मेरे यहाँ से जाने के बाद तू चाहे तो सबको बता सकता है और चाहे तो छुपा सकता है। अब संजय उन 2 दिनों के बीतने का इंतजार करने लगा। आखिरकार वो 2 दिन भी बीत चुके थे और संजय की शिक्षा संपूर्ण हो चुकी थी। संजय अब इतना ज़्यादा ज्ञान इतने कम समय में प्राप्त कर चुका था जिसका अंदाज़ा संजय को शायद था ही नहीं। संजय ने ऐसे ऐसे ज्ञान को प्राप्त किया जिनको प्राप्त करने में लोगों को शायद वर्षों नहीं सदियों का समय बीत जाता होगा। अब आज जबकि संजय की शिक्षा प्राप्त हुई, संजय फिर से अपना सवाल दोहराने ही वाला था कि तभी वो ब्रह्म राक्षस अपने रूप को बदलकर एक ऋषि मुनि के रूप में आ चुका था और उसने कहा, ये मेरा असली रूप है और मेरी सिर्फ एक छोटी सी भूल की वजह से मुझे मेरे गुरु ने श्राप दिया, जिनके वजह से मैं सदियों से ब्रह्म राक्षस के रूप में इस पेड़ पर रह रहा था और अपने गुरु की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किसी सही शिष्य की तलाश कर रहा था, जिसमें मुझे 250 साल लग गए। 250 सालों से मैं इस पेड़ पर था और मैं हर किसी से वही सवाल करता था जो मैंने पहली बार तुमसे किया और आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो कि मेरे सवाल का सही जवाब दे सके, ताकि मैं मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा किसी तक आगे पहुंचा सकूं। ये बात सुनते ही संजय ने तुरंत अपना अगला सवाल रख दिया कि गुरुजी, आपके गुरुजी ने आपको ऐसा श्राप क्यों दिया? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए संजय को जवाब दिया, गुरुजी ने मुझे ऐसा श्राप इसलिए दिया क्योंकि मेरी गलती थी। मैं उनसे गुरु दीक्षा लिए बिना उनके ज्ञान को अर्जित करता रहा। मेरे गुरु का एक आश्रम था जहाँ पर वो अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया करते थे। मेरे गुरु स्वभाव से काफ़ी क्रोधी थे और मेरे गुरु की शिक्षा उस समय सारे लोगों में सबसे अमूल्य शिक्षा थी। उनसे ज़्यादा ज्ञानी उस वक्त पर कोई गुरु नहीं थे और मैं उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझ में कोई कमी देखकर मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन मैं भी हठी था, जिस वजह से मैं उनसे ही शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। इस वजह से मैंने उनसे शिक्षा ग्रहण तो की, लेकिन चोरी छुपके। मतलब जब मेरे गुरु अपने बाकी शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, तब मैं वहाँ छुप छुप कर उनकी सारी शिक्षा को ग्रहण किया करता था। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं हो गई। मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन पर शिक्षा पूर्ण होने के बाद मैं मेरे गुरु के आश्रम में जाकर उन्हें ये बात बताने वाला था कि मैंने आपकी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अब आप मुझे अपना शिष्य मान लें। लेकिन तभी मैंने देखा वहाँ किसी वजह से गुरु के आश्रम में अचानक से आग लग गई, जिसके वजह से गुरु के सारे शिष्य, उनके साथ साथ मेरे गुरु सब अग्नि में जल रहे थे। मैं भागकर गया, मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी को भी बचा नहीं पाया। जैसे तैसे मैंने गुरुजी को वहाँ से बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो इतना ज़्यादा जल चुके थे कि उनकी मृत्यु तो निश्चित थी। ऐसी हालत में उन्हें देखकर मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। तब मैंने मेरे गुरु को ये सच्चाई बताई कि मैंने उनके साथ छल किया है और मैंने ये शिक्षा छल से ग्रहण की है। ये बात सुनते ही मेरे गुरु को क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत मुझे श्राप दे दिया
कि तूने ये शिक्षा छल से ग्रहण तो कर ली, लेकिन ये शिक्षा तू किसी को भी आगे दे नहीं पाएगा। तब मैंने मेरे गुरु से क्षमा याचना की। मैंने कहा, गुरुदेव, वैसे भी आपकी जो शिक्षा है वो समाज के लिए अमूल्य है, और आपके सारे शिष्यों के जाने के बाद इस शिक्षा को आगे समाज में कौन बढ़ाएगा? मैं ही हूँ आखिरी जिसके पास ये शिक्षा है, जो कि इस शिक्षा को आगे आपके नाम से आगे बढ़ा सकता है। और आप मुझे श्राप दे रहे हैं, फिर मैं भी इस लायक नहीं बचूंगा। कृपया करके मुझे क्षमा करें और मुझे आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का मौका दें। मेरी सारी बातें और तर्क सुनकर मेरे गुरु को मेरे ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तू सच में मेरी शिक्षा को आगे ज़रूर बढ़ाएगा, और इसके लिए तुझे एक सही शिष्य की खोज करनी पड़ेगी। इस खोज को जब तक तू पूरी नहीं कर पाएगा, तब तक तू मेरे ज्ञान, मेरे शिक्षा को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता, और तब तक तू इसी ब्रह्म राक्षस की योनि में भटकता रहेगा, और तेरा वास इसी एक पीपल के पेड़ पर होगा। तब से लेकर आज तक मैं इसी पेड़ पर बैठकर अपने लिए एक योग्य शिष्य की तलाश कर रहा था, और इसी वजह से मुझे आज तक मेरे सवालों का जवाब जिसने नहीं दिया, वो मेरा भोजन बना। तू इतने वर्षों में पहला इंसान है जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया। तब मुझे ये पता चल गया कि तू ही मेरा योग्य शिष्य बन सकता है, मेरे और मेरे गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लायक है। अब मैं तुझे एक आखिरी ज्ञान दूंगा, जो कि मेरे गुरु ने मरते वक्त मुझे दिया था। और उन्होंने संजय को अपने कान को आगे लाने के लिए कहा। संजय अपने कान को अपने गुरु के मुख तक लेकर गया। गुरु ने आखिरी शिक्षा या फिर गुरु मंत्र संजय को दे दिया और कहा, ये आखिरी ज्ञान भी अब तू प्राप्त कर चुका है। अब तेरे वजह से मुझे इस योनि और इस शरीर हर चीज से मुक्ति मिल गई है। मैं इस दुनिया से तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, तुझे कभी भी किसी भी प्रकार की अगर विपदा आए या फिर कोई भी असमंजस मन में हो, तू मुझसे मन में इस मंत्र को बोलते हुए उस सवाल का जवाब पाने की चेष्टा करना। मैं तेरी मदद अवश्य करूँगा। और इतना कहकर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद संजय दीन दुनिया से कट जाना चाहता था, पूरी तरह से विमुख हो जाना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी जिस ज्ञान की तलाश में लोग सदियों तक भटकते रहते हैं। लेकिन उसके गुरु ने उसे ये भी कहा था कि उसे भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। उसके बाद संजय भी अपनी तरह से एक योग्य शिष्य की तलाश में लगा रहा, और जब जब संजय के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपदा, कोई असमंजस, कोई कष्ट आया, उसने अपने गुरु से मदद मांगी और उसके गुरु ने हमेशा उसकी मदद की। कहते हैं संजय को उसके लायक शिष्य संजय के 100 वर्ष की आयु के बाद मिला, और संजय ने भी जैसे इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट से मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, और मैं पर्सनली उन कमेंट्स को पढ़कर उनका रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच अमित जी और आकाश जी, जिनका रेगुलर प्यार और कमेंट्स मुझे मिलता रहता है। आप दोनों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप दोनों के इस तरह के सपोर्ट के लिए। इस कहानी में मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी भी कहीं से भी मिल सकती है। ज्ञान हमेशा लेने के लिए हमें संजय की ही तरह तैयार रहना चाहिए। और हाँ,
मैं मेरे दोस्तों को ये बात पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से एक बार बताऊंगी। आप सब जब अपना कमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम मेंशन ज़रूर करें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप सबका इतना सारा सपोर्ट और प्यार मुझे कौन से शहर से मिल रहा है। और तो और, अगर मैं आपके शहर में आऊँ तो मैं खुद आपसे मिलना चाहूँगी। तो इसके लिए प्लीज़ मुझे आप सब अपना रियल नेम और सिटी का नाम ज़रूर बताएं। और अगर आप सबके पास आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी से आप हमें आपका वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।